और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। हिजबुल्लाह चीफ नाइम कासिम ने अपने भाषण में कहा कि उनका संगठन इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता है। हालांकि कासिम ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह पर युद्ध थोपा गया तो वो तैयार है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के माने तो 8 अक्टूबर 2023 से लेबनान में 2790 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 12,700 लोग घायल हुए हैं जब हिजबुल्लाह ने इसराइल में रॉकेट दागना शुरू किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और पिछले महीने संघर्ष तेजी से बढ़ा और अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब तक की इस लड़ाई की वजह से लेबनान से 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। كانوا يصورون وكانوا يرصدون تحركاتنا وكانوا يجمعون داتا للمعلومات حتى حصل ما حصل في هذا الوقت. فإذا لا تقولوا كانت إسرائيل ملتزمة ونحن تحرشنا بها. لم تكن إسرائيل ملتزمة. 39,000 خرق. वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले जारी हैं। दक्षिण लेबनान में जेबचिट नाबतिये और केफर मालका पर हवाई हमले हुए हैं। हौला शहर में तो हमलों में कई इमारतों को उड़ा दिया गया। वहीं पूर्वी लेबनान के बालबेक में भी कई इलाके ऐसे रहे जहां हवाई हमले हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ का भाषण सामने आया जिसमें वो कहते सुने गए कि वो युद्ध नहीं चाहते और युद्ध विराम भी अपनी शर्तों पर ही चाहते हैं वो। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा यह किया कि खय्याम के वादी अल असाफिर में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। बेरूत के वादी अल असफर के खयाम शहर के झटके महसूस किए गए। ये झटके भूकंप की तरह है। दावा यह किया गया कि खयाम शहर में आईडीएफ की ओर से ब्लास्ट किया गया। इसकी वजह से जमीनी झटके इस पूरे इलाके में महसूस हुए हैं। खयाम सिटी की दूरी लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 100 किलोमीटर है और ये शहर इजराइल के साथ करीब 5 किलोमीटर की बॉर्डर को साझा करता है। ईरान पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है इजरायली स्ट्राइक का। तो क्या ईरान के हमले से पहले ही इजराइल तेहरान पर सबसे बड़ा अटैक कर देगा? इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके साबित किया है कि उसकी रेंज तेहरान के पावर सेंटर तक है। हालांकि ईरान का दावा है कि इसराइल का हमला नाकाम रहा। लेकिन अब इसराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने बहुत खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा है अगर ईरान फिर हमला करेगा तो ऐसे हथियार से उन ठिकानों पर हमला करेंगे जिसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया। साफ है कि इस बार इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु अड्डे हैं। इजराइल तेल के ठिकानों पर भी हमला करेगा और मुमकिन है कि वो ईरान की लीडरशिप पर भी बंकर बस्टर बम से अटैक करे। इजराइल ने ये तीनों विकल्प खुले रखे हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, क़ूम, बुशहर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है
एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान इस वक्त इजराइल के तेवरों से डरा हुआ है? इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया है। حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته و رژیم اسرائیل عواقب اشتباه محاسباتی خیش در مورد قدرت، توانمندی و اراده جمهوری اسلامی ایران را ईरान की नजर इस वक्त अमेरिका पर भी है। ईरान का दावा है कि 26 अक्टूबर वाले इजरायली हमले में अमेरिका ही था जिसने इजरायली फाइटर जेट्स के लिए एयर कॉरिडोर तैयार किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स ही वो ताकत है जो ईरान पर हमला करने की ताकत रखती है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी इरादा साफ कर दिया है। गैलेंट का कहना है कि इस बार इजराइल गर्दा मचा देगा। מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים. इजराइल के टारगेट पर ईरान के वो अड्डे आ चुके हैं जिन पर अभी तक उसने नजरें नहीं उठाई हैं। इसलिए ईरान भी टेंशन में है। इजराइल के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष की ईरान को डराने वाली एक बहुत बड़ी धमकी के बीच अमेरिका ने कुछ कहा है। और अमेरिका ने भी ये कहा कि अगर अब ईरान की तरफ से कुछ एक्शन हुआ तो उसे भी आक्रामक होना पड़ेगा। इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान नजर रख रहा है। उसकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब अमेरिका ने इजराइल के बदले वाले बटन को खुद दबाने का फैसला किया है। अमेरिका कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि ईरान जवाबी कार्रवाई करे, और अगर ऐसा हुआ तो उसे आक्रामक तेवर दिखाने पड़ेंगे। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। ईरान ने बार बार अपने मिसाइल पावर से साबित किया है कि इसराइल के पास इस ताकत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए नेतन्याहू भी चाहेंगे कि दोबारा 1 अक्टूबर जैसा हमला होने से पहले ही वो ईरान के मिसाइल को उनके लॉन्च पैड पर ही खत्म कर दे। कुल मिलाकर इजराइल ईरान की एक एक मिसाइल को खत्म करना चाहता है। इससे पहले ईरान का मिसाइल अटैक इजराइल की आक्रामक छवि वाले रौब को तार तार कर चुका है, जबकि 26 अक्टूबर को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके नुकसान की तस्वीरें दुनिया के पास वैसे नहीं पहुंची जैसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के वीडियो वायरल हुए थे। جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد حق قانونی خود برای پاسخ مقتضی به این تجاوز آشکار را کاملا محفوظ دانسته इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, खूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है क्योंकि इजराइल वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد
خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. 26 अक्टूबर वाले अटैक में इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए। सबके टारगेट अलग अलग थे, लेकिन मिशन एक था, और मिशन था ईरान पर सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक। वॉर रूम में बैठे नेतन्याहू और गैलेंट ने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी और फिर ऐलान किया कि मिशन कामयाब रहा। בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצץ את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. ईरान के जवाबी हमले की सूरत में इजराइल बदला कैसे लेगा? वो किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या ये हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान के मिसाइलों पर मोसाद की सैटेलाइट नजर रख रही है। इस वक्त इजराइल के लिए उसकी सही लोकेशन और लॉन्चिंग टाइम डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हिजबुल्ला अब उस मोर्चे पर हावी हो चुका है जिसे नेतन्याहू बहुत आसान फ्रंट मान रहे थे। पिछले 24 घंटों के अंदर इस फ्रंट से इजराइल को बहुत सी बुरी खबरें मिली है, लेकिन एक धमाका ऐसा भी रहा जिसे दिखाकर नेतन्याहू ने साबित करने की कोशिश की कि वो हार नहीं मानेंगे। दिखाकर नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन उनके कंट्रोल में है और हिजबुल्लाह बुरी तरह हार रहा है। धमाके का दूसरा वीडियो देखिए। 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में मौजूद है, लेकिन उसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर नेतन्याहू को खबर मिली है कि इजराइल के 4 सैनिक दक्षिण लेबनान में मारे जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इजराइल के 60 से ज्यादा फौजी घायल हो चुके हैं। इनमें से 21 की हालत नाजुक बनी हुई है। 27 अक्टूबर को रिपोर्ट आई कि 4 सैनिक और मारे जा चुके हैं और बहुत से घायल हैं। ये इजराइल का अखबार बता रहा है। 25 अक्टूबर की खबर देखिए। इसमें इजराइल के 3 सैनिकों के उत्तरी गाजा में मारे जाने की पुष्टि की गई है। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजराइल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है? नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं? क्योंकि दक्षिण लेबनान और गजा दोनों जगह से इजराइल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। गजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 361 सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 70 सैनिकों को मार चुका है। नेतन्याहू को दक्षिण लेबनान से ये वीडियो भेजा गया है ताकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन की ताजा रिपोर्ट बताई जा सके। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की कई सुरंगों और अड्डों को तबाह कर दिया है। המטרה של המערכת התת-קרקעית הזאת, ובייחוד המתחמי שהייה האלה, היא בעצם אותם פעילים של חיזבאללה, של רדואן, להגיע מהכפרים הסמוכים או מהכפר הזה כאזרחים רגילים על פניו, לבושים בבגדים אזרחיים. इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान के बालबेक इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अटैक के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल के रॉकेट और मिसाइल हमले में कम से कम 63 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। इजराइल ने पूरे इलाके में 30 जगहों पर हमला किया। इस हमले में भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल पर जो हमले हिजबुल्लाह कर रहा है वो उसी के हथियारों के डुप्लीकेट का नतीजा है। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये हथियार बनाए। इन हथियारों से अब इजराइल को ही मार रहा है।
दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका एक वीडियो इजराइल ने जारी किया है। यहाँ दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीर इसकी गवाह है। इजराइल ने दावे भी बड़े बड़े करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ये आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के 7 ब्रिगेड कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह के 21 बटालियन कमांडरों को खत्म कर दिया गया है, जबकि 24 कंपनी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है? क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह हार रहा है या इजराइल को लग रहा है बड़ा झटका? फिलहाल इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के अड्डों को दिखा रही है, अपनी कामयाबी गिना रही है। מחבלים התבצרו, אפשר לראות פה את העמדה שהם בנו ובעצם ביצעו ירי על כוחותינו, ופה ניהלנו קרב עם המחבלים עד שהם ביצעו נסיגה. חדר גנרטורים, כלי עבודה, סולר, גריז, המון כלים. זה בעצם המקום שנתן להם פה अस्पताल खशमाल। बेरूत में इजराइल की बमबारी के आगे हिजबुल्लाह लाचार साबित हुआ है, लेकिन दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को कई झटके लगे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को खत्म कर दिया है। दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा है और उसके अलावा गुरेला युद्ध पर काबू पाना इजराइल के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। ये है वो अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की गई। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अल्मास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्लाह की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल की सेना के लिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, अल्मास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लोकल लीडरशिप के बड़े हिस्से को भी खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए दक्षिण लेबनान की लाखों की आबादी अपना घर छोड़कर उत्तर की तरफ जा चुकी है। इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह न सिर्फ अल्मास बल्कि ऐसे मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल की टैंक अपनी टोपी रगड़ते हुए नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के पास है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोस, रेंज है 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस समेत कई अड्डों पर हमले किए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह
इन्हीं मिसाइलों से इजरायली ठिकानों को टारगेट करता रहा है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए, उससे ये बात साबित हो जाती है कि हिजबुल्लाह का हर हमला इजराइल को मुंह तोड़ जवाब है।